रात के ठीक 2 बज रहे थे और पुराने लखनऊ की उस सफेद कोठी में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोठी की ऊंची दीवारों पर जमी काई अब धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी, जैसे कोई पुराना जहर हो। राजेश्वरी उस वक्त अपने कमरे में लगे एक पुराने और भारी आईने के सामने चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें कम और नफरत की पुरानी परतें कहीं ज्यादा गहरी दिख रही थीं। आदित्य उसका इकलौता बेटा था और वही राजेश्वरी की इस सूनी दुनिया का इकलौता सहारा था। वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था, पर अक्सर अपनी मां की खामोशी से थोड़ा डर जाता था। अब कोठी के उस पिछवाड़े वाले हिस्से में एक कमरा था जो पिछले कई सालों से हमेशा बंद रहता था। उस कमरे की लकड़ी की चौखट पर लगे जंग लगे ताले को देखकर आदित्य हमेशा सोच में पड़ जाता। राजेश्वरी रोज रात को उस अंधेरे कमरे के अंदर जाती और घंटों तक वहां से वापस नहीं आती। आदित्य अपनी खिड़की से मां की परछाई को आंगन में डगमगाते हुए खामोशी से देखता रहता था। अक्टूबर की वो सर्द रात थी जब कोठी के उस बंद कमरे से पहली बार कोई आवाज बाहर आई थी। वो आवाज किसी जानवर के करहाने जैसी थी जो कोठी की गहरी नींव के अंदर से गूंज रही थी। वहां आदित्य ने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनी, पर वहां कोहरे के सिवा कुछ भी नहीं था। जब वो अपनी मां के पास गया तो उसने देखा कि उनके कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। अब राजेश्वरी के हाथों में एक पुराना श्रृंगारदान था जिसकी लकड़ी अब गलने लगी थी। वहां पर वो श्रृंगारदान उसकी मां की शादी का था जिसे राजेश्वरी ने 20 साल से छुपा कर रखा हुआ था। श्रृंगारदान को खोलते ही कमरे में पुरानी लाशों जैसी एक सड़ी हुई गंध अचानक फैल रही थी। राजेश्वरी ने उस संदूक को खोला और उसके अंदर रखे लाल सिंदूर को हथेलियों पर रगड़ लिया। वो सिंदूर साधारण नहीं था क्योंकि उसे लगाने के बाद राजेश्वरी की आंखें पूरी काली हो गईं। आदित्य ने देखा कि उसकी मां के कमरे से रात भर किसी अजीब सी खुशबू के झोंके आते रहते थे। वो खुशबू मरे हुए फूलों और जलती हुई हड्डियों जैसी थी जो सांसों को अंदर से घोट देती थी। धीरे धीरे कोठी के आसपास के परिंदे मरने लगे और उनका खून दीवारों पर अपने आप बहने लगा। शहर के दूसरे हिस्से में रहने वाले उस शख्स के घर में मौत का खेल अब शुरू हो चुका था। वहां विजय प्रताप के बड़े बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं और घर में रौनक छाई हुई थी। तभी अचानक उस हंसते खेलते घर में बिजली चली गई और एक काला साया वहां मंडराने लगा था। ठाकुर का बेटा नाचते हुए अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसका गला हाथों से पकड़ लिया हो। वो अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिरा और उसकी आंखों से खून के फवारे फूटने लगे थे। अब विजय प्रताप ने अपने बेटे की लाश देखी और उसे समझ नहीं आया कि ये मौत कैसे हुई थी। वहां उधर कोठी में राजेश्वरी उस पुरानी संदूकची के सामने बैठकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान में ममता का कोई अंश नहीं था, बल्कि मौत का एक भयानक तांडव था। अब 20 साल पहले इसी लखनऊ की शामों में राजेश्वरी और विजय ने साथ जीने की कस्में खाई थीं। विजय उस वक्त लखनऊ का एक रईस लड़का था जिसे राजेश्वरी की सादगी से गहरा प्यार हुआ था, मगर विजय ने सत्ता और जायदाद के लालच में राजेश्वरी को भरे समाज के बीच ठुकरा दिया था। वो अपमान की आग राजेश्वरी के सीने में बरसों तक सुलगती रही और गहरा जहर बनती चली गई। उसने खुद को काले जादू की उन अंधेरी गलियों में झोंक दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। उस रात कोठी की सफेद दीवारों ने राजेश्वरी की वो चीखें सुनी थीं जो अब खामोशी बन गई। आदित्य अपनी मां के इस बदलते हुए डरावने रूप को देखकर अंदर से बुरी तरह टूट चुका था। उसने एक बार मां के कमरे में जाने की कोशिश की, पर उसे दरवाजे पर किसी ने रोक लिया था। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि हवा में तैरता हुआ एक हाथ था जो आदित्य को डरा रहा था। अब राजेश्वरी ने आदित्य को चेतावनी दी थी कि वो कोठी के पिछले हिस्से में कभी न जाए। अब पर बेटे का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था और वो सच का पता लगाने की ठान चुका था। अब आधी रात के वक्त आदित्य उस पुराने कमरे के पास पहुंचा और उसने ताले को तोड़ दिया था। कमरे के अंदर जलती हुई मोमबत्तियों का घेरा था और बीच में राजेश्वरी ध्यान में बैठी थी। उसके चारों तरफ
काले धागों का एक मकर जाल था जिसमें विजय के नाम की पुतलियां फंसी थीं। राजेश्वरी की आंखों में उस वक्त इंसानियत नहीं बल्कि एक भूखी पिशाचनी की चमक बाकी थी। उसने आदित्य को देखते ही एक भयानक चीख मारी जिससे कमरे के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। वो चीख साधारण नहीं थी क्योंकि उसके साथ कोठी की पुरानी छत से खून टपकने लगा था। वहां आदित्य ने देखा कि उसकी मां के बाल अब जमीन को छू रहे थे और उनके नाखून बढ़ गए थे। राजेश्वरी ने अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके पंजों से काला धुआं निकलता दिखा था। वो बोली कि वो विजय के पूरे खानदान को एक एक करके मौत की नींद सुलाने वाली है अब तो। आदित्य ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर राजेश्वरी पर तो बस भयानक प्रतिशोध सवार था। उसने उस साए से सौदा किया था कि वो अपनी सुंदरता का त्याग कर उस शक्ति को पाएगी। अब श्रृंगारदान से निकली वो काली धड़कन अब कोठी के हर कोने में साफ सुनाई दे रही थी। वहां शहर में विजय प्रताप की पत्नी भी अब रहस्यमय तरीके से पागल होकर अपनी जीभ काट चुकी थी। घर की दीवारों पर खून से राजेश्वरी का नाम लिखा हुआ देखकर विजय की रूह कांप गई थी। अब विजय को अब अपनी पुरानी गलती का एहसास होने लगा था मगर माफी का वक्त अब निकल चुका था। वो अपनी बंदूक लेकर सफेद कोठी की तरफ भागा ताकि इस खौफनाक सिलसिले को रोक सके। जब वो कोठी पहुंचा तो वहां की हवा में मौत की गंध थी और आसमान पूरी तरह से काला था। कोठी के मुख्य द्वार पर राजेश्वरी उसका इंतजार कर रही थी और उसकी हंसी गूंज रही थी। विजय ने गोली चलाने की कोशिश की मगर बंदूक की नली से सांप निकलकर बाहर आने लगे थे। वो खौफ के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और राजेश्वरी उसके पास रेंगती हुई आई थी। अब राजेश्वरी ने विजय के सीने पर अपने काले नाखून गला दिए और उसकी अंतिम चीख को पी लिया। विजय तड़पते हुए मर गया और उसका पूरा वंश उस काली रात के अंधेरे में हमेशा खो गया था। राजेश्वरी का बदला अब पूरा हो चुका था मगर उस काली शक्ति ने अपनी अंतिम कीमत मांगी। अब वो साया राजेश्वरी के सामने खड़ा हुआ और उसने आदित्य की तरफ अपनी उंगली उठा दी थी। राजेश्वरी को समझ नहीं आया कि जिस शक्ति ने मदद की थी वो उसके बेटे को क्यों मांगा। काला जादू कभी किसी का सगा नहीं होता, वो हमेशा सबसे कीमती चीज की बलि मांगता है। अब श्रृंगारदान की वो काली रूह अब आदित्य के शरीर के चारों तरफ तेजी से लिपटने लगी थी। राजेश्वरी ने उस साए के पैर पकड़कर भीख मांगी मगर वो साया अब रुकने वाला नहीं था। वहां कोठी के आंगन में आदित्य का शरीर अचानक हवा में उठा और उसकी हड्डियां टूटने लगी थीं। उसकी आंखों से वही काला धुआं निकलने लगा जो राजेश्वरी ने विजय के घर भेजा था उस रात। आदित्य ने अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ाया मगर वो धीरे धीरे राख में तब्दील हो रहा था। अब राजेश्वरी के सामने उसका इकलौता बेटा जलकर खत्म हो गया और वो कुछ नहीं कर पाई। वहां बदले की वो आग जिसने विजय को जलाया था उसने राजेश्वरी की अपनी दुनिया राख कर दी थी। वो श्रृंगारदान अब कोठी के बीचों बीच खुला पड़ा था और उसमें आदित्य की रूह कैद थी। अब सुबह की पहली किरण जब कोठी पर पड़ी तो वहां सिर्फ सन्नाटा और मौत का निशान बाकी था। राजेश्वरी अब उस उजड़ी हुई कोठी में पागलों की तरह घूमती है और आदित्य को पुकारती है। वो कोठी अब लखनऊ के लोगों के लिए एक श्राप बन चुकी है जहां कोई कदम नहीं रखता है। अब कोठी की दीवारों से अब भी राजेश्वरी के हंसने और रोने की आवाजें साथ सुनाई देती हैं। रात के वक्त अगर कोई उस कोठी के पास से गुजरता है तो उसे आदित्य की पुकार सुनाई देती। श्रृंगारदान अब भी वहीं रखा है जो किसी नए शिकार के इंतजार में चुपचाप बैठा रहता है। नफरत की वो काली दहलीज अब हमेशा के लिए खुल चुकी है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। राजेश्वरी ने विजय को मिटा दिया पर उसने खुद को भी हमेशा के लिए नरक में झोंक दिया। नफरत का ये जाल बेहद खूबसूरत दिखता है पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा है। कोठी का वो सफेद रंग अब खून के धब्बों से लाल हो चुका है और रूहें वहां भटकती हैं। अब अंत में सिर्फ वो श्रृंगारदान बचा रह गया जिसकी चमक में अब आदित्य की बेबसी कैद है। अब
कोठी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सन्नाटे ने पूरी कहानी को अपने अंदर निगल लिया। हवा में अब भी वही सड़ी हुई गंध बाकी है जो याद दिलाती है कि बदला कितना महंगा पड़ा। राजेश्वरी अब एक जिंदा लाश बनकर उसी खंडहर में आदित्य की राख से खेलती रहती है। वहां रात के 3 बज रहे हैं और कोठी की खिड़कियां अब भी किसी अंधे की आंखों से खुली हैं। जो आग नफरत ने लगाई थी वो अब राजेश्वरी की रूह को हर पल धीरे धीरे जला रही है। वहां लखनऊ की उस पुरानी सड़क पर आज भी लोग उस सफेद कोठी की तरफ देखना भी भूल गए हैं। अब खामोशी वहां का नया कानून बन चुकी है और मौत वहां की दीवारों पर अपना नाम लिखती है। अब राजेश्वरी ने जो चाहा वो पा लिया, मगर उसकी कीमत उसके जीवन से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब आदित्य की आखिरी चीख अब भी कोठी की ऊंची छतों के बीच कहीं दफन होकर रह गई है। वहां श्रृंगारदान का वो ताला अब कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि उसके अंदर की रूह अब सो गई है। अब प्रतिशोध का ये सफर अब खत्म हुआ, पर इसकी यादें लखनऊ की हवा में हमेशा जहर घोलेंगी। कहानी अब खामोश है, पर उस सफेद कोठी के अंदर का वो साया अब भी वहां जाग रहा है। वहां राजेश्वरी का हाथ अब भी उस राख को टटोल रहा है जिसे वो कभी अपना बेटा कहती थी। अब वक्त रुक चुका है, पर दर्द का वो सिलसिला उसी कोठी में हमेशा के लिए अमर हो गया है।